टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिनका नाम सुनकर अंग्रेज थर थर कांपते थे और थर थर कांप कर विदेश में चले गए, इंडिया छोड़े। और उसी टीपू सुल्तान जिन्हें शेरे मशहूर मैसूर कहा गया है। टीपू सुल्तान वो शेर है जिसे अंग्रेज के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आज मैं बात करेंगे भारत के उस महान योद्धा की जिसे इतिहास मैसूर का शेर कहा जाता है, यानी शेर मैसूर कहा जाता है। यह कहानी है टीपू सुल्तान की, एक ऐसे शासक की जिसने अंग्रेज की बढ़ती ताकत को खुली चुनौती दी और आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1950 को हुआ। उनके पिता हैदर अली मैसूर के 37 शक के बचपन से ही टीपू ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखी। कम उम्र में ही उन्होंने कई युद्ध में भाग लेने शुरू कर दिया। उस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा बढ़ा रही थी। कई राजा अंग्रेज से समझौता कर लिए थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने साफ कहा कि गुलामी हमें पसंद नहीं, गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, मरना कबूल है, गुलामी स्वीकार नहीं है। मेरे दोस्त, टीपू सुल्तान उन्होंने अपने राज की सेना की आधुनिक तकनीक से बनाया, नई तोपें बनाई, हथियार में सुधार किया और ऐसे रॉकेट विकसित की जिसे अंग्रेज सेना को भारी नुकसान हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि मैसूर के रॉकेट उस समय के एक महत्वपूर्ण सैनिक तकनीक थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिन्हें एंगल मैसूर युद्ध कहा जाता है। कई मौके पर अंग्रेज को कई चुनौती मिली और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इससे अंग्रेज समझ गए कि टीपू सुल्तान कोई हराना आसान नहीं है, टीपू सुल्तान को जंग में मात देना आसान नहीं है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की शान है, लेकिन अंग्रेज ने केवल युद्ध ही नहीं किया, उनको कूटनीति का भी सहारा लिया। कुछ भारतीय रियासतों को अपने साथ मिलाकर टीपू सुल्तान को चारों ओर से घेरने की रणनीति बनाई। सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम का निर्माण युद्ध हुआ। अंग्रेज और उनके सहयोगी ने मैसूर की राजधानी पर हमला किया। टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। युद्ध के दौरान बेगम हजरत महल की कहानी है। बेगम हजरत महल भी अपने जमाने में और 1857 की क्रांति की वीरना लिखती है और उस जमाने में बेगम हजरत ने बहुत ही योगदान दिया अपने देश को। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई की एक ऐसी वीरनागन की जिनका नाम इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह कहानी है बेगम हजरत महल की, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज के खिलाफ लखनऊ से संघर्ष का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल के नवाब वाजिद अली शाह के बेगम थी। जब अंग्रेज ने अवधर पर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह के कोलकाता भेज दिया, तब अंग्रेज को लगा कि अब अवधर पर कब्जा करना आसान होगा, लेकिन अंग्रेज की ये सोच बिल्कुल ही गलत था। लेकिन अंग्रेज की यह सोच गलत साबित हुई। बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे जिस कद्र को अवैध का शासक घोषित किया और स्वयं शासन की भागदौड़ संभाल ली। इसके बाद उन्होंने सैनिक जिम्मेदारी और आम जनता के एकजुट किया और अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। सन 1857 में जब पूरे भारत में विद्रोही की लहर उठी, तब लखनऊ में भी इस आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बन गया। बेगम हजरत महल ने
युद्ध साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। कई महीने तक अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिली, लेकिन अंग्रेजों की सेना अधिक संसाधनों और बड़ी सैनिक शक्ति के साथ वापस लौटे। लंबे संघर्ष के बाद लखनऊ पर उनका कब्जा हो गया। इसके बावजूद बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने अंग्रेज के सामने झुकने से इनकार कर दिया, साफ साफ लफ्जों में कि अंग्रेज के सामने झुकना हमारा मरना कबूल है, और संघर्ष जारी रखा। बाद में उन्होंने नेपाल जाना पड़ा, जहां उन्होंने वासन निर्वासन का जीवन बिताया, मगर अंग्रेज के सामने झुकना कबूल नहीं किया। बेगम हजरत महल ने हमें ये सिखाया कि देश की आज़ादी के लिए सहज त्याग और दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने यह भी साबित किया कि भारत की स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आखिरी दम तक उन्होंने लड़ना अपने देश को सिखाया। आइए इसी तरह एक और वीर सपूत की कहानी में आपके और दास्तां सुनाने जा रहा हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही चर्चे के विषय है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो आज यूपी के यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, और आज के हुक्मरान यानी आज के मुख्यमंत्री, आज के बीजेपी के नेता, उन्हें तोड़ने के आदेश दिया था, मगर जनता जान रही थी जो बनाने में सदियों बीत जाता है उसे तोड़ने में एक पल लगता है, और जो कभी बनाया नहीं उसे क्या पता है कि एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कई पीढ़ी नस्ल बर्बाद हो जाता है। इसलिए जनता सर्वोपरि है। जनता ने आवाज उठाया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को तोड़ने से पहले सभी जनताओं को कुचलना पड़ेगा। आइए उनकी आज़ादी में उनकी कितनी हिस्सेदारी रहा और कितना उन्होंने कुर्बानी दिया। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और नेता की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्म 1878 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ। उन्होंने अलीगढ़ और बाद में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देश और समाज के सेवा के लिए समर्पित कर दिया, देश के हवाले कर दिया। मौलाना जौहर का मानना था कि भारत को अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने अपनी लेखनी और भाषणों में माध्यम से अंग्रेज शासन की नीति का खुला विरोध किया। उन्होंने कमांडर और हमदर्द जैसे अखबार निकाले, जिनमें अंग्रेजी हुकूमत की आलोचना की जाती थी। इसी कारण उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा, मगर जेल जाना उनके लिए मंजूर था, मगर आवाज बंद करना उनके लिए मौत से भी बड़ा था। सन 1919 के बाद के खिलाफत आंदोलन में प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। अपने भाई मौलाना शौकत अली के साथ उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों से अंग्रेज के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया और सहयोग आंदोलन को नई गति मिली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक प्रतिनिधि कथन है, मैं एक गुलाम देश में वापस नहीं जाऊंगा, मैं एक गुलाम देश में वापस नहीं जाऊंगा। 1930 में वह लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भारत की आज़ादी की मांग रखने गए और वहाँ उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने भारत के अधिकारों की मजबूती से बात रखी। दुर्भाग्य से वही उनकी तबीयत बिगड़ गई और 4 जनवरी 1931 को उनका निधन हो गया। उनकी इच्छा को अनुसार उन्हें यरूशलेम में दफन किया गया। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलम, भाषण और आंदोलन तीनों के माध्यम से देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आखिरी दम तक उन्होंने देश के लिए आवाज़ उठाते रहे। आइए इसी तरह मौलाना मोहम्मद जौहर अली के बाद
एक और मशहूर और एक और क्रांतिकारी जिनका नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद अंसारी, आज़ादी की लड़ाई में के महान नेता। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे भारत के एक और ऐसे महान वीर की स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जिंदगी की देश की आज़ादी और लोगों की सेवा के लिए संपूर्ण कर दी। उनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 25 दिसंबर 1880 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में यूसुफपुर में हुआ। उन्होंने उन्होंने भारत में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड जाकर चिकित्सा की पढ़ाई की और एक सफल डॉक्टर बने। लेकिन उन्होंने केवल डॉक्टर बनकर जीवन नहीं बिताया, बल्कि देश की आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उस समय भारत अंग्रेज की गुलामी में था। डॉक्टर अंसारी ने महसूस किया कि केवल इलाज से नहीं, बल्कि देश को आजाद कराने से भी देश में बीमारी खत्म हो सकता है। आजाद कराना ही लोगों को भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। इस सोच को साथ वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। वो खिलाफी आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक बने और महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की एकता और आजादी की लड़ाई को मजबूत किया। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी प्रमुख नेता रहे। 1927 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज और अधिक मजबूती से उठाई। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का मानना था कि भारत की ताकत उसकी एकता है। वह हमेशा कहते थे कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की आवाज के लिए मिलकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने अपने घर दारुसलम को भी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बना दिया, जहां देश के बड़े नेता विचार विमर्श के लिए एकजुट होते थे। 10 मई 1936 को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का निधन हो गया। मेरे दोस्त, जीते जी और मरने से पहले उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए बिगुल फूंका, उसे भुलाना हम सब के लिए एक बहुत ही जुल्म से बढ़कर भी हो सकता है। इसलिए ऐसे महान योद्धाओं को सलाम है, सलाम है, सलाम है। आइए इस एपिसोड में ऐसे एक और महान व्यक्ति की बात करेंगे जिनको देश अभी भूल चुका है और देश के नेताओं ने उनकी कुर्बानी को किताबों से और स्कूलों से, कॉलेजों से मिटाने की जो कोशिश कर रहा है, उन्हीं को मैं बयान करने जा रहा हूँ। हकीम अजमल खान, विदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और आज़ादी के महान सिपाही। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी दौलत, अपना सम्मान और अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम था हकीम अजमल खान। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हकीम अजमल खान का जन्म 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में हुआ। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और यूनानी चिकित्सा परिस्थिति के बड़े विद्वान माने जाते थे। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने आते थे, लेकिन उन्होंने केवल लोगों का इलाज ही नहीं किया, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अंग्रेज हुकूमत भारत पर अपना शासन मजबूत कर रही थी, तब हकीम अजमल खान ने स्वदेशी आंदोलन का खुला समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि भारत को आज़ाद होना है तो देशवासियों को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी होगी और अपने देश में बनी चीज़ों को अपनाना होगा। ये देशवासियों के लिए और अंग्रेज के तलबे चाटने वाले के लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, पर जिसके अंदर देश के लिए जुनून था, दिल में देश को आज़ाद कराना था, उनका सोच ही कुछ अलग था।
कि एक वक्त खाना ना खाएंगे, एक वक्त फटे कपड़े पहनकर मर देश को आज़ाद कराएंगे और इस जालिम हुकूमत से हम अपने देश को आज़ाद करा के रहेंगे। ये गोरी चमड़े से देश को आज़ाद करा के रहेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनका विश्वास था कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावनाओं को मजबूत करे। इसी उद्देश्य से वो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना और विकास से जुड़े वो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना और शुरुआती विकास में प्रमुख सहयोग में एक थे। उस कठिन समय में उन्होंने इस स्थापना को आधारित और नीति दोनों तरह का समर्थन दिया। हकीम अजमल खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वह महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अन्य राष्ट्रीय नेता के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते रहे। उन्होंने अपना समय, अपनी प्रतिष्ठा और अपने संघर्ष देश हित में लगा दी। उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी यही थी। मेरे दोस्त और मेरे चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि देश की इतिहास को मिटाने से पहले देश के इतिहास को अपने सीने में दफन करना पड़ेगा। हर एक हिंदुस्तानी का अधिकार बनता है, हर एक हिंदुस्तानी का राइट बनता है कि वो अपनी आज़ादी कि उन महान वीर को, महान योद्धाओं को सलाम करे और उनकी कुर्बानी को अपने सीने में जगाए रखे। आइए इसी से एक कड़ी में और कड़ी से कड़ी मिलते एक और महान व्यक्ति की कुर्बानी को मैं पेश करने जा रहा हूँ। मौलाना महमूद हसन। मौलाना महमूद हसन उस जमाने के बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। दोस्तों, जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो कुछ ऐसे महान लोगों का नाम इतिहास में कम लिया जाता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। खास करके मुसलमानों को नाम लेने से अब मुसलमान के इतिहास से नाम मिटाने की कोशिश नहीं, बल्कि एक माहौल, एक प्रोपेगेंडा चला जाया जा रहा है और मिटाया जा रहा है। उसी प्रोपेगेंडा को मिटाने से पहले हम चाहते हैं दुनिया को सुना दूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कितनी बड़ी कुर्बानी है और कितनी बड़ी मेहनत और कितनी बड़ी दौलत उन्होंने लुटाई है। तो आइए दोस्तों, जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो कुछ ऐसे महान लोगों की नाम इतिहास में कम लिया जाता है जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम मौलाना महमूद हसन, जिन्हें दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं। मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन के नाम से जाने जाते हैं। मौलाना महमूद हसन का जन्म वर्ष 1851 में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। वह दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र में से थे और बाद में वह वहाँ के प्रमुख उस्ताद बने। उन्होंने केवल धार्मिक शिक्षा नहीं ली, बल्कि लोगों को दिलों में देशभक्ति और आज़ादी का जज्बा भी पैदा किया। बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बल्कि धार्मिक शिक्षा नहीं ली है, शिक्षा लेने के बावजूद भी उन्होंने जो उनके दिलों में आग धधक रहे थे, देशवासियों को सीने में उन्होंने जगाया। उस समय भारत पर अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। मौलाना महमूद हसन ने यह ठान लिया कि भारत को गुलामी से आज़ाद कराना है। उन्होंने देश के अंदर और बाहर के नेताओं से संपर्क स्थापित किया और अंग्रेज के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई, जिसे इतिहास में रेशमी रुमाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, यह बिल्कुल सही सुना। रेशमी रुमाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के तहत संदेश रेशमी कपड़े पर लिखकर भेजी जाती थी ताकि अंग्रेज को इसकी भनक न लगे। लेकिन आखिरकार अंग्रेज को इसकी योजना का पता चल गया। मौलाना महमूद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें माल्टा के जेल भेज दिया गया। उन्होंने कई वर्ष तक जेल की कठिन यातना झेली, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी झुका नहीं। उन्होंने अपने सिद्धांतों और अपने देश के लिए संघर्ष जारी रखा। रिहा होने के बाद भी उन्होंने देशवासियों को आज़ादी के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। उनका न मानना था कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर ही भारत को आज़ाद करा सकते हैं। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता और भाईचारा पर जोर दिया। दोस्तों, 30 नवंबर 1920 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी का इंतकाल हो गया।
और देश को एक महान वीर खो दिया, मगर लड़ाई जारी रहा। आइए इसी क्रम में और एक और महान व्यक्ति की क्रांति में पेश कर रहा हूँ, मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी वही क्रांतिकारी है जिन्होंने आज़ादी के लिए जेल, तकलीफें और संघर्ष सब कुछ स्वीकार किया, मगर अंग्रेज के सामने सर झुकाना कबूल नहीं किया। दोस्तों, जब भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ा जा रहा था, तो कुछ ऐसे महान लोगों का नाम कम लिया जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी में एक नाम है मौलाना हजरत मोहानी का। मौलाना हजरत मोहानी का जन्म 1875 के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहाना कस्बे में हुआ। उनका असली नाम सैयद फजलुल हसन था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें हजरत मोहानी के नाम से जानते हैं। वह एक महान इस्लामिक विद्वान, उर्दू के प्रसिद्ध शायर, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और निर्भीक नेता थे। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में था। अंग्रेज भारत पर अत्याचार कर रहे थे। मौलाना मौलाना हजरत मोहानी ने अंग्रेज शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने अपने अखबार और भाषणों को माध्यम से लोगों को से आज़ादी की भावना जगाई। उनकी बेबाक आवाज अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आई। कई बार गिरफ्तार किए गए और जेल भेजा गया। जेल में उनके कठिन यातना दी गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था कि देश की आज़ादी किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी। मौलाना हजरत मोहानी का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज यानी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता सेनानी की मांग की खुलकर उठाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जब बहुत से नेता केवल सीमित अधिकारों की बात कर रहे थे, मौलाना हजरत मोहानी पूरे देश की आज़ादी चाहते थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े रहे और देश के विभिन्न आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। आइए इसी क्रम में और एक और महान वीर, महान योद्धा जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। जो अपने जमाने में बहुत ही महान व्यक्ति और शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक धार्मिक शिक्षक होने के बावजूद भी देश की आज़ादी के लिए आज के डेट में भी देश के तोड़ने वाले की बहुत कम तादाद है, देश के जोड़ने वाले की तादाद बहुत है। पर कुछ नफरती ताकतें जो कुर्सी संभाले हुए हैं। उस जमाने में भी अंग्रेज एक ऐसा शासन था जो जुल्म की सारे हदें पार कर रहा था, मगर वहां भी कुछ देशभक्ति और देश के जुनून और देश के वफादार देश के लाल बैठे थे, जिनका नाम मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। वह क्रांतिकारी जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना घर, वतन और आराम तक कुर्बान कर दिया। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत की आज़ादी की इतिहास केवल उन लोगों की कहानी नहीं है जिनके नाम हर किताब में मिलते हैं। इस इतिहास में ऐसे भी महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन जिनका नाम आज कम लिया जाता है। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में एक नाम है मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का जन्म 1872 में तत्कालीन पंजाब के सियालकोट जिले में हुआ। उनका बचपन का नाम बूटा सिंह था। बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और अपना नाम उबैदुल्ला सिंधी रखा। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा प्राप्त किया और आगे चलकर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के प्रमुख शिक्षकों में शामिल हुए। उस समय भारतीय अंग्रेज हुकूमत की गुलामी में था। अंग्रेजी की नीतियों से देश परेशान था। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने यह संकल्प लिया कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। उन्होंने केवल भाषण नहीं दिया, उन्होंने डटकर मुकाबला किया, बल्कि आज़ादी के लिए वैवाहिक प्रयास भी किया। उन्होंने अपने गुरु मौलाना महमूद हसन के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन को विद्रोही एक गुप्त क्रांतिकारी योजना पर काम किया। इस योजना का युद्ध भारत के बाहर से भी समर्थन जुटाना और अंग्रेजी शासन को
चुनौती देना था। इसी योद्धा से मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भारत छोड़कर अफगानिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता सुनाने के लिए प्रयास किया। काबुल में बनी स्थानीय भारतीय सरकार से भी उनका संबंध रहा। उनका युद्ध था कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आज़ादी के लिए समर्थ प्रयास किया जाए। ऐसे वीर सबको हम सबको सलाम करना है और हम सबको नमन करना है कि देश जिस स्थिति में हो, ऐसे देश के वीर को हम सबको सलाम करना है और आने वाले नस्लों को बताना है कि देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिला। आज देश में संविधान बना है, उससे पहले देश हमारा किस काल में जी रहा था, कौन सी काल कोठरी में जी रहा था, और देश में इंसान तो था मगर एक आदमी का हुकूमत होता था। आज उसी के नक्शे कदम पर एक सरकार बैठी है जिन्होंने देश को फिर से गुलाम की ओर ले जा रहा और गुलामी की जंजीर में कसने की कोशिश कर रहा है। तो हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। और इस शेर के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि कहने को जी तो बहुत कुछ चाहता है, कहने को जी तो बहुत कुछ चाहता है, पर नहीं कहता हूँ कि मुझसे कोई खता ना हो जाए। अब मुश्किल से हमारी मुलाकात हुई है, कहीं कुछ सुनने सुनाने से पहले जुदा न हो जाए। जय हिंद, जय हिंद। भारत हमारा है, भारत हमारा है। जो इस पर आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाल लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना नाचीज उस्मान भाई। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेट का काम करेगा और एक प्रेरणादायक साबित होता है। और इसी तरह मैं एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मैं आज एक टॉपिक ऐसा लेके आया हूँ जो आज हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेज से इतिहास मिटाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना। आज हिंदुस्तान में आए दिन स्कूल को बंद किया जा रहा है। सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। खास करके सरकारी स्कूलों में सरकार का डाटा है कि हर साल करीब 20,000 25,000 स्कूल से ज्यादा बंद किया जा रहा है, जिससे आने वाले नस्ल को, आने वाले पीढ़ी को शिक्षा से महरूम रखा जाए। मगर इसी शिक्षा को महरूम रहने के लिए इस सोशल मीडिया के जरिए हम सब छोटे क्रिएटर एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार करना जा रहा है जहां शिक्षा न होने के कारण भी आपके पास वो ज्ञान और वो आने वाली पीढ़ी को हम बता सकते हैं कि हमारे देश आजाद में किस किस आदमी ने भाग लिया और देश की आजादी करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत और कितनी कुर्बानी देना पड़ा। इन सारी बातों को, और खास करके मुस्लिम फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान की बलिदान दी और साथ में उस वक्त माल भी बहुत कम थे, पर उन्होंने अपनी माल की भी कुर्बानी की है और अपनी जान की भी कुर्बानी दी। इन सारी मुद्दों पर और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर यानी 10 हो या 15 हो, जो हमारे तक हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए इसी कड़ी में आप सब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए समझिए एक एक बूंद से जिस तरह भरता, उसी तरह एक एक लाइक, एक एक कमेंट से हमारा एक हौसला बढ़ता है कि मैं अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। क्योंकि इतिहास अब दफन हो रहा है स्कूल कॉलेज से, और हमारे सरकार का नियम ही है कि इन सारे इतिहास को मिटाकर एक नई इतिहास लिखा जाए। मगर इतिहास मिटता नहीं है, इतिहास हमेशा अमर रहता है और इतिहास पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों के दिलों में अमर रहता है। इसलिए कहा जाता है, बहादुर शाह जफर का उस शायरी से मैं आगाज करने जाता हूं अपने चैनल को, कि अंग्रेज ने जब इतनी दमन किया और फिर भी बहादुर शाह जफर के दिलों में जो ईमान था, दिलों में जो देश के लिए जुनून था, वो कभी मिटा नहीं। और अंग्रेज के सामने बहादुर शाह जफर के सामने अंग्रेज ने कहा, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। लंगूर के जेल में बैन था। हमारी बातों को मैं आगे बताऊंगा, पर शेर से उनका स्वागत करता हूं। और इस इंस्टीट्यूट का यानी इस इतिहास का मैं आगाज शायरी से करने जाता हूं, ताकि ये शायरी सुनने के बाद आपको लगे कि हाँ, देश की आजादी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके दिल में जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का, जो चारों तरफ से आपको घेरेगा, रोकेगा, मगर आपको जुनून और जज्बा आगे ले जाएगा। तो अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को लंगूर के जेल में कैद कर दिया था और उनको दो बेटे को सर को कलम करके और उनके सामने पेश किया और कहा, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। मेरे दोस्त, ये शायरी नहीं है और एक बाप की दिल से निकला हुआ आ है, और अपने लिए मोहब्बत, देश पहले है, अपनी जान माल सभी कुर्बान है अपने देश के लिए, और उन देश का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानी दिया, आज उन्हीं देश में हमसे पता न कौन कौन सी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कौन सी देशभक्ति के हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उन्हीं के लिए कहना चाहता हूं,
उन्हीं के लिए बात है और उनके शेर से उनका स्वागत है। अंग्रेज ने कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने अपने दो दो लाल का सर सामने देखा और घबराया नहीं, यानी अंग्रेज के सामने झुकना गवारा नहीं किया और कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। हमारे जिस्म में जब तक सांस रहेगा हिंदुस्तान की लड़ाई जारी रहेगा। मेरे दोस्त, ये बात सुनकर अभी हमारा दिल बहुत ही बेचैन हो रहा। काश उस दिन हम भी रहते और ऐसे वीर के सामने हम उनको देख सकते थे और उनको सलाम पेश कर सकते थे, मगर आज उनको इतिहास को मिटाने की कोशिश है। इसीलिए हम लोग वीडियो के जरिए यूट्यूब हो, फेसबुक पर ये इतिहास बताने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आजादी में किन किन आदमी ने हिस्सा लिया था और कैसे कैसे मरहले से गुजरना पड़ा था। तो बहादुर शाह जफर के दो बेटे को शहीद कर दिया। आज हम आपको 1857 की आजादी की लड़ाई के एक अद्भुत नजारा पेश करने जा रहे हैं। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक सब्सक्राइब ही है जो हमारा हौसला आसमान की बुलंदी तक ले जा सकता है। आइए, मैं सन 1857 में अंग्रेज के खिलाफ पूरे देश में बगावत शुरू हुई थी। बहादुर शाह जफर को इस इलाके का प्रतिनिधि माना गया। उम्र ज्यादा थी, ताकतें कम थी, उम्र ज्यादा थी और ताकतें कम थी, लेकिन दिल में एक वतन के लिए जो जज्बा था वो कम नहीं था। उम्र ज्यादा थी, ताकतें कम थी, मगर दिल में देश के लिए जज्बा कम नहीं था। मेरे दोस्त, यही होता है देश प्रेमी। और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अंगूठा छाप है, मगर फिर भी आपके लिए देश के लिए जो जज्बा होता है। अभी इरफान भाई ने हमारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की नाम रोशन कर रहे हैं और हर युवा की जो अंगूठा छाप है, जो पढ़ना लिखना नहीं जाते, किसान है, उन सब की बातों अपने जबान से सरकार को बता रहे हैं कि हम पढ़े नहीं है मगर हम संविधान जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया और बड़े महापुरुषों ने जो संविधान दिया, उसमें साफ साफ लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है, सबका साथ और सबका विकास नहीं, बल्कि एक सम्मान होना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे दलित हो अति पिछड़ा हो, सबको सम्मान होना चाहिए। मगर इस सरकार की नाकामी और सरकार की बर्बरता ने हमारे हिंदुस्तान को जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आइए, मैं अपने उन वीर जवानों को लिए मैं बात करने जा रहा हूं। जब अंग्रेज ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर ले गया। उनके बेटे मिर्जा गालिब खिलजी सुल्तान अंग्रेज अधिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। इतिहास विवरण के अनुसार उनके कटे हुए सर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया। एक बड़े बाप के लिए इससे बड़े दुखद क्या हो सकता है, लेकिन बहादुर शाह जफर ने हिम्मत नहीं हारी। मैं इससे पहले ही आपको शायरी में बताया था, बहादुर शाह जफर ने हिम्मत नहीं हारी। एक प्रसिद्ध कथन है, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर के औलाद अपने बाप के सामने इस तरह खुरूज होकर आया करती हैं। माने खुरूज होकर यानी कत्ल होकर। एक बाप के औलाद, जो बाप देश के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं, पर उनके बेटे भी इसी तरह कुर्बान होकर आते हैं, वो बता रहे हैं। यह सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता का दर्द था जिसके अपनी औलाद अपना ताज और अपना मुल्क सब कुछ खो दिया। यानी एक पिता का त्याग था और अपने लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने देश के लिए। लगता नहीं कि दिल मेरा उजार दिया मैंने, लगता नहीं दिल मेरा उजार दिया मैं, लगता नहीं दिल में उजार दिया मैं, किसी बनी है आलमे नापाब मैंने। लगता नहीं है दिल उजरे दयार में, लगता नहीं है दिल उजरे दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायादार में। यानी जो बेटे के सर देखने के बाद घबराया नहीं और एक से एक बात आने वाली पीढ़ी को बताया कि जब भी देश में जुल्म होगा और जब भी देश में अगर काले गोरे अंग्रेज के आजाद करा देता हूं, अगर काले अंग्रेज भी अगर देश में कब्जा करेगा तो उनके सामने हिम्मत से हौसला से लड़ना। आइए, मैं उनकी बातों को पूरा करना हो और उनकी सबसे मशहूर पंक्तियां है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिला, 2 गज जमी भी नहीं मिली हुए यार के लिए, 2 गज जमी भी न मिली हुए यार के लिए। माने 2 गज जमी भी नहीं मिला अपने वतन में दफन के लिए, अपने वतन में दफन के लिए। ये है बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ने इस पंक्ति में एक ऐसे इंसान का दर्द छिपा है। बहादुर शाह जफर इस पंक्ति में एक ऐसा इंसान का दर्द छुपा है जिसने अपने ही वतन की मिट्टी में दफन होने का नसीब भी नहीं मिला। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार होने के बाद बहादुर शाह जफर को लंगूर ले गया। आज का म्यांमार निर्माता करते हैं दिन कर
गिरफ्तार करने के बाद लंगूर ले जाया गया और वहां म्यांमार दिया गया। उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी आखिरी दिन तन्हाई और गम में बिताए। 1862 में उनका इंतकाल हो गया और वही दफन कर दिया गया। 1857 की लड़ाई भले ही सफल न हो सकी, 1857 की लड़ाई भले सफल न हो सकी, लेकिन इस आजादी की ऐसी चिराग जलाई जिनके 1947 में भारत को आजादी दिलाने के लिए रास्ता तैयार किया। बहादुर शाह जफर का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। और इसीलिए आज हमारे इंस्टीट्यूट में, आज हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतिहासकार और बड़े जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दिया उनकी सारी पंक्तियों से आप सबको रूबरू कराया जाएगा। क्या आप जानते हैं अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहला बिगुल किसने फूका? मेरे दोस्त, आज मैं इन्हीं बातों पे बात करने वाला हूं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल फूकने वाले का नाम क्या है, पता है आपको? आइए हमारे वीडियो में पूरा आप सुन के जाइए और वीडियो पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। जब 1857 की क्रांति की बात आती है तो सबसे पहला आवाज उठाने वाला और हिंदुस्तान को आजाद कराने की बिगुल फूकने वाले का नाम है वीर मंगल पांडे, यानी वीर मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले इतिहास में लिखा गया और किताबों में लिखा गया है कि वीर मंगल पांडे ने सबसे पहले आवाज उठाई और उन्होंने 1857 में पहला क्रांति शुरू किया था। और उन्हीं के आसपास सभी बड़े बड़े क्रांतिकारी ने देश के लिए, आजादी के लिए अपना अपना योगदान दिया। हमारी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीर मंगल पांडे का 19 मार्च 1857 को बेरपुरपुर छावनी में उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूक दिया। उस समय भारतीय सेना को नई एनडीपी राफेल दी जा रही थी। एनडीपी राफेल दी जा रही थी। जैसे ऐसी चर्चा फैल गई कि उनके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। कारतूस को दांत से खोलना पड़ता था, जिससे सैनिक की धार्मिक भावना आहत हो रही थी। मंगल पांडे ने इस न्याय का विरोध किया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और विद्रोहियों का रास्ता चुना। उनकी इस बहादुरी से पूरे देश में क्रांति फैल गया। कुछ ही दिनों में मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और देश के कई हिस्सों में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोही शुरू हो गया। यह आंदोलन आगे चलकर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी संग्राम कहलाया। अंग्रेज ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी कर लिया। 8 अप्रैल 1857 को उन्होंने फांसी दे दी, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने देशवासियों के दिलों में आजादी की ऐसी लौ जलाई जो 1947 तक जलती रही। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए अग्निवीर में अपने परिणाम भुगतना पड़ा। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिनके बहादुरी से पूरा देश एक नई दिशा की ओर गई। टीपू सुल्तान, वो भी अपने जमाने में और आज के डेट में भी टीपू सुल्तान के नाम सुनने के बाद अंग्रेज के पसीने छूट जाते हैं कि वही टीपू सुल्तान है जो आखिरी वक्त में भी हमारे धूल चटाने में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था। टीपू सुल्तान वो शेर थे जिसके अंग्रेज के सामने कभी घुटने नहीं टेके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे भारत के महान योद्धा की, जिसे इतिहास में मैसूर के शेर कहा जाता है।
यह कहानी टीपू सुल्तान की है, एक ऐसी शासक की जिसने अंग्रेज की बढ़ती ताकत को खुली चुनौती दी और आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए तन मन धन सभी ने कुर्बान कर दिए। जी आप बिल्कुल सही सुने। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शक्तिशाली शासन के बचपन से ही टीपू ने घोड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखे। कम उम्र में ही उन्होंने कई युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया। उस समय अंग्रेज ईस्ट धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रहा था। कई राजा अंग्रेज से समझौता कर लिए थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने साफ कहा कि गुलामी हमें पसंद नहीं है। उन्होंने अपने राज्य की सेना की आधुनिक बनाया, नई तोप बनवाई, हथियारों में सुधार किया और ऐसे रॉकेट विकसित की जिनसे अंग्रेज सेना को भारी नुकसान हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि मैसूर के रॉकेट उस समय की एक महत्वपूर्ण सैनिक तकनीकी थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिन्हें लंगेर मैसूर युद्ध कहा जाता है। कई मौके पर अंग्रेज की कड़ी चुनौती मिली और उन्होंने पीछे हटना पड़ा। इसे अंग्रेज समझ गए थे कि टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन अंग्रेज ने केवल युद्ध नहीं किया, उनको कूटनीति के भी सहारा लिया। कुछ भारतीय रियासतों को अपने साथ मिलाकर टीपू सुल्तान को चारों ओर से घेर कर रणनीति बनाई। सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम का निर्माण युद्ध हुआ। अंग्रेज और उनके सहयोगी ने मैसूर के राजधानी पर हमला किया। टीपू सुल्तान ने आत्मनिर्भर करने से इनकार कर दिया। युद्ध के दौरान बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति वीर 5 मिनट की वीडियो। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांतिकारी इन्होंने भी अपना योगदान हिंदुस्तान की आजादी के लिए कितना दिए, आइए मैं इनकी इतिहास बता रहा हूं। आज हम बात करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई के एक ऐसे वीरना की जिनका नाम इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह कहानी है बेगम हजरत महल की, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में अंग्रेज के खिलाफ लखनऊ से संघर्ष का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल अवैध के नाम वाजी अली शाह के बेगम थे। जब अंग्रेज ने अवधर पर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता भेज दिया, तब अंग्रेज को लगा कि अब अवधर पर राज करना आसान होगा। लेकिन अंग्रेज की यह सोच गलत साबित हुई। बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरलज जिस कदर को अवैध का शासक घोषित किया और अवैध शासन की बागडोर संभाल ली। इसके बाद उन्होंने सैनिक जिम्मेदारी आजमाता रहा। उसके बाद उन्होंने सैनिक जिम्मेदारी और आम जनता को एकजुट किया और अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। सन 1857 में जब पूरे भारत में विद्रोह की लहरें उठी, जब तक लखनऊ भी इस आंदोलन में एक बड़ा केंद्र बन गया। बेगम हजरत महल ने अद्भुत साहस और नेतृत्व का परिणाम दिया, जिन्होंने अपने सैनिक का हौसला बढ़ाया और अंग्रेज सेना का डर कर मुकाबला किया। कई महीनों तक अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिली, लेकिन अंग्रेज की सेना अधिक संसाधनों और बड़ी सैनिक शक्तिशाली था। वापस लौटे लंबे संघर्ष के बाद लखनऊ पर उनका कब्जा हो गया। इसके बावजूद बेगम हजरत महल ने आत्मनिर्भर नहीं किया। उन्होंने अंग्रेज के सामने झुकने से इनकार कर दिया और संघर्ष जारी रखा। बाद में उन्होंने नेपाल जाना पड़ा, जहां उन्होंने
वीरवासन का जीवन बिताया। बेगम हजरत महल ने हमें यह सिखाया कि देश के आज़ादी के लिए साहित्य, त्याग और दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने यह साबित किया कि भारत की स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई मौलाना मोहम्मद जौहर अली, जो अभी यूपी में एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक कॉलेज नहीं है, बल्कि वही मौलाना जौहर अली जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी कितनी भागीदारी दी और उन्हीं के नाम को जिंदा रखने के लिए आजम खान ने जौहर अली यूनिवर्सिटी बनाया है। और आज की सरकार ने उसको बुलडोज करने के जो पैमाना दिया था, जनता ने एकजुट दिखाया और उनको रोका कि आपकी नाकामी आने वाले भविष्य में बहुत ही दुर्लभ स्थिति पैदा करेगा। आइए वही मौलाना जौहर अली के बारे में मैं इतिहास बताने जा रहा हूं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बुलंद आवाज। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और नेता कि जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्म 1878 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ। उन्होंने अलीगढ़ और बाद में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देश और समाज के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मौलाना जौहर का मानना था कि भारत को अंग्रेज की गुलामी से आजाद होना चाहिए। मौलाना जौहर का मानना था कि भारत को अंग्रेज की गुलामी से आजाद होना चाहिए। उन्होंने अपनी लेखनी और भाषणों में माध्यम से अंग्रेजी शासन की नीतियों को खुलकर विरोध किया। उन्होंने कमांडर और हमदर्द जैसे अखबार निकाले जिनमें अंग्रेजी हुकूमत की आलोचना की जाती थी। इसके कारण उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1919 के बाद वो खिलाफत आंदोलन में प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। अपने भाई मौलाना शौकत अली के साथ उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों से अंग्रेज के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया और सहयोग आंदोलन को नई गति मिली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक प्राथमिक कथन है, मैं एक गुलाम देश में वापस नहीं जाऊंगा। 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भारत की आजादी की मांग रखने गए। वहां उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने भारत की अधिकार की मजबूती से बात रखी। दुर्भाग्य से वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई और 4 जनवरी 1931 को उनकी मौत हो गई। उनकी इच्छा के अनुसार उनके इच्छा के अनुसार यरूशलेम में दफन किया गया। दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलाम भाषण और आंदोलन की तीनों के माध्यम से देश को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आइए और एक ऐसे नाम की मैं और ऐसे क्रांतिकारी के बताने जा रहा हूं जिनको किताबों में भी नहीं है और बहुत सारे आदमियों के जहन से भी उतर गए हैं। तो उन्हीं का नाम है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, आजादी के लड़ाई के महान नेता। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो क्रांतिकारी के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शख्सियत हैं। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जिंदगी देश की आजादी और लोगों के सेवा के लिए संपूर्ण कर दी। उनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। मैं डॉक्टर अहमद मुख्तार अंसारी का जन्म दिसंबर 1880 को उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के यूसुफपुर में हुआ। उन्होंने भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड जाकर चिकित्सा की पढ़ाई की और एक सफल डॉक्टर बने। लेकिन उन्होंने केवल डॉक्टर बनने का जीवन ही नहीं बिताया, बल्कि देश की आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इस समय भारत अंग्रेज की गुलामी में था। उस समय भारत अंग्रेज की गुलामी में पड़ा हुआ था और अंग्रेज इतनी दमन करता था जिस तरह आज के काले अंग्रेज दमन करते हैं, उसी तरह उस समय में अंग्रेज, जो गोरे अंग्रेज थे, चारों तरफ से दमन करते थे। मगर उस वक्त भी कुछ देश
के चाहने वाले थे और जिनका नाम मैं अपने इतिहास के इस वीडियो में बता रहा हूं। और आज भी कुछ चाहने वाले देश के हैं जो अपना जान माल तन धन सभी देने के लिए तैयार है, मगर कुछ ऐसे हैं जो सरकार की चापलूसी और सरकार की गलत नीति को भी बिल्कुल सही मानते हैं और उन्हीं को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का, जिन्होंने यूपी से बिलोंग कर रहे थे और यूपी में आज की यूपी और उस जमाने की यूपी को मिलाएंगे तो आसमान और जमीन का फर्क है। मगर इन योद्धाओं का और इन क्रांतिकारी को आज के मुख्यमंत्री हो, आज के प्रधानमंत्री हो, किसी ने नहीं कभी नाम लिया है। क्यों? अगर वो नाम लेते हैं तो फिर उनकी छवि कम हो जाएगा और इनकी छवि ज्यादा होगा। इसलिए हम सब वीडियो बनाकर और छोटी छोटी क्लिप बनाकर इतिहास बताने जा रहे हैं। अगर जो हमारे अंदर कमी है और बताने में अगर कोई भूल चूक हुई तो अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने जो इतिहास बताया यहाँ पर सही था और इस जगह गलत आपने बताया। क्योंकि इतिहास हमारे अंदर जो मालूम था और जो हमने अध्ययन किया था वो आप तक पहुंचाया, और आपने जो अध्ययन किया है और जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, जो आपने अगर देखा है तो और अच्छी बात है। तो हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जिन्होंने अंग्रेज के लिए कितनी घातक साबित हुए, आइए मैं बात कर रहा हूं। उस समय भारत अंग्रेज की गुलामी में था। डॉक्टर अंसारी ने महसूस किया कि केवल इलाज से नहीं बल्कि देश का आजाद कराना ही लोगों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी सोच के साथ वह राष्ट्रीय आंदोलन में जुट गए। वह खिलाफ आंदोलन में प्रमुख नेताओं से एक बने और महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता और आजादी की लड़ाई को मजबूत किया। डॉक्टर अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी प्रमुख नेता रहे। 1927 में उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज और अधिक मजबूती से उठाई। डॉक्टर अंसारी का मानना था कि भारत की ताकत उसकी एकता है। वो हमेशा कहते थे कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए मिलकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने अपने घर दारुल सलाम को भी सत्तना सुनाने के लिए राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बना दिया, जहां देश के बड़े नेता विचार विमर्श के लिए इकट्ठा होते थे। 10 मई 1936 को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का निधन हो गया। हकीम अजमल खां, विदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और आजादी के महत्वपूर्ण सिपाही। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे महान सत्ता सेनानी की, जिन्होंने अपनी दौलत, अपना सम्मान और अपना पूरा जीवन देश के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम था हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान का जन्म 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में हुआ। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और यूनानी चिकित्सक प्रसिद्ध के बड़े निवादी माने जाते थे। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज के लिए आते थे, लेकिन उन्होंने केवल लोगों को इलाज ही नहीं दिया बल्कि देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अंग्रेज हुकूमत भारत पर अपना शासन मजबूत कर रही थी, तब हकीम अजमल खान ने विदेशी आंदोलन का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि यदि भारत को आजाद होना है तो देशवासियों को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम रहनी होगी और अपने देश के बनी चीजों को अपनाना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनका विषय था कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति, सम्मान और संस्कृति की भावनाओं को मजबूत करे। इसी उद्देश्य से वो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना किया। विकास से जुड़े जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना और शुरुआती विकास में प्रमुख सहयोग में एक थे। उसकी कठिन समय उन्होंने इस संस्थान को अधिकार और नीति दोनों तरह का समर्थन दिया। हकीम अजमल खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खिलाफ आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और राष्ट्रीय नेता के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के विरोध लोगों को जागरूक करते रहे। उन्होंने अपना समय, अपनी प्रतिक्रिया और अपने संसाधन देश हित में दी। उनकी बड़ी बड़ी कुर्बानी है देश के लिए। तो हम लोग आज जो खुलेआम और लोकतंत्र की और संविधान की जो संबल उठाकर बताते हैं कि हमारा देश आजाद है, मेरे दोस्त, देश आजाद यूं ही नहीं हो गया। देश आजाद कराने के लिए और देश को निष्पक्ष बनाने के लिए और सभी जाति, सभी धर्मों एक साथ रहे और एक प्लेट में, एक गुलदस्ता में खिले, उनके लिए कितनी कुर्बानी की है और कैसे कैसे हालात उस वक्त हमारे बड़ों के साथ और हमारे वीर क्रांति के साथ पेश आए हैं, उन्हीं को मैं
अपने जबान से जो हो सके मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपना मोहब्बत, अपना सपोर्ट देना नहीं भूलिएगा। वीडियो को वॉच कर दीजिएगा थोड़ा सा, और लाइक कमेंट तो करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना भूलिएगा। आइए मैं आज एक और वीर क्रांति के बारे में, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना महमूद हसन, मौलाना महमूद हसन जो आजादी में अपनी तन मन धन और अपनी सारी आराम गाहें देश के सुपुर्द कर दिए और देश के हवाले कर दिए। आज उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मौलाना महमूद हसन आजादी की लड़ाई के महान सिपाही थे। दोस्तों आज हम भारत की आजादी की बात तो होती है, कुछ ऐसे महान लोगों के नाम इतिहास में कम लिया जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम मौलाना महमूद हसन, जिन्होंने दुनिया सुख, महमूद हसन जिन्होंने दुनिया शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम से जाने जाते हैं। मौलाना महमूद हसन का जन्म 1851 में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई। वह दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र में से थे और बाद में वह प्रमुख उस्ताद बने। उन्होंने केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि लोगों के दिलों में देशभक्ति और आजादी का जज्बा भी पैदा किया। मेरे दोस्त, उन्होंने सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं ली, बल्कि उन्होंने सिर्फ दारुल देवबंद से पढ़ाई ही मुकम्मल नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश में जो भी गतिविधि हो रहे थे, और देश को, उस टाइम देश हमारा आजाद था, और देश को आजाद कराने के लिए एक आलिम दीन ने अपने हिसाब से, जो एक मजहब को मानते हो और उनका पढ़ाई भी उसी हिसाब से, मगर फिर भी उनके दिल में और उनके जज्बात जो देशभक्ति के लिए था, उनके अंदर जुनून, उन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी, उन्हीं की बात को मैं बताने। तो मौलाना महमूद हसन का जन्म 1851 में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। वह दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र थे। माने दारुल उलूम जिसको आज के सरकार तोड़ने की बात करता है और उनको मिटाने की बात करता है, बोलते हैं यहाँ से पता ना कौन कौन सी सबसे उनको नवाजा जाता है। मेरे दोस्त, अगर आज वो ना होते, आज वो दारुल उलूम देवबंद ना होते, तो मौलाना महमूद हसन साहब जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बानी दी, आज देश आजाद होता। उसी यूनिवर्सिटी से, उसी दारुल उलूम देवबंद से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी देश की आजादी में उन्होंने अपना तन मन धन और पूरे आराम गाह से वापस आकर और उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो उन्हीं की बात है। 1851 उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र बने और बाद में हुआ प्रमुख उस्ताद भी वहां के बने। धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में देशभक्ति और आजादी का जज्बा भी पैदा किया। उस समय भारत पर अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। मौलाना महमूद हसन ने यह ठान लिया कि भारत को गुलामी से आजादी करना है। उन्होंने देश के अंदर और बाहर नेताओं से संपर्क स्थापित किए और अंग्रेज के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई, जिसे इतिहास में रेशमी रुमाल कहा जाता है। एक ऐसी गोपनीयता और एक ऐसी यूनिट बनाई जिसे उस जमाने में रेशमी रुमाल, और उन्हीं के नाम आज भी रेशमी रुमाल के पता ना कई शब्दों में, कई गानों में बताया गया है रेशमी रुमाल, रेशमी। मेरे दोस्त, वही मौलाना महमूद हसन है जिन्होंने रेशमी रुमाल की एक संगठन बनाया, जिसे इतिहास में रेशमी रुमाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के तहत संदेश रेशमी कपड़े पर लिखी भेजी जाती थी ताकि अंग्रेज को इसकी भनक न लगे, लेकिन आखिरी अंग्रेज को इसका योजना का पता चल गया। मौलाना महमूद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें माल्टा के जेल भेज दिया गया। उन्होंने कई वर्ष तक जेल की कठिन यातनाएं झेली, लेकिन अंग्रेज के सामने कभी झुका नहीं। उन्होंने अपने सिंधियों और अपने देश के लिए संघर्ष जारी रखा। रिहा होने के बाद उन्होंने देशवासियों को आजादी के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। उनका नाम था, हिंद और मुसलमान मिलकर भी भारत को आजाद करा सकते हैं। हमेशा राष्ट्रीय एकता और भाईचारों पर जोर दिया। 30 नवंबर 1920 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी का इंतकाल हो गया। मौलाना हजरत मोहानी वही क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी के लिए जेल, तकलीफें और संघर्ष का सब कुछ स्वीकार किया। दोस्तों, आज भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ा जाता है तो कुछ ऐसे महान लोगों का नाम कम लिया जाता है जिन्हें अपनी पूरा जीवन देश के लिए, आजादी के लिए संपूर्ण कर दिया। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी में एक नाम मौलाना हजरत मोहानी का है। मौलाना हजरत मोहानी का जन्म 1 जनवरी 1875 को उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिले के मोहाना
सबके में हुआ। उनका असली नाम सैयद फजलुल हसन था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें हजरत मोहानी के नाम से जानती है। वह एक महान इस्लामिक विद्वान, उर्दू के प्रसिद्ध शायर, पत्रकार, स्वातंत्रता सेनानी और निर्भया के निर्भीक नेता थे। उस समय भारत अंग्रेज की हुकूमत की गुलामी में था। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। मौलाना हजरत मोहानी अंग्रेज के सामने खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने अपने अखबार और भाषणों में माध्यम से लोगों से आज़ादी की भावना जगाई। उनके बेवफा आज़ाद अंग्रेज सरकार को पसंद न आई और उनके कई गिरफ्तारी किया गया और जेल भेजा गया। उनके कठिन यातना दी गई, लेकिन उन्हें कभी अपने सिद्धांत समझने में उनका विश्वास था कि देश की आज़ादी किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी। मौलाना हजरत मोहानी का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में इसलिए भी विदेश महत्वपूर्ण रखता है कि क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पूर्ण सवार यानी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता सेनानी की मांग को खुलकर उठाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जब बहुत ही नेता ने केवल सीमित अधिकारों की बात कर रहे थे, मौलाना हजरत मोहानी पूरे देश की आज़ादी चाहते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े रहे और देश की विभिन्न आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। सुल्तान टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिनका नाम सुनकर अंग्रेज थर-थर कांपते थे और थर-थर कांपकर विदेश में चले गए, इंडिया छोड़े। और उसी टीपू सुल्तान जिन्हें शेरे मैसूर कहा गया है। टीपू सुल्तान वो शेर है जिसे अंग्रेज के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आज मैं बात करेंगे भारत के उस महान योद्धा की जिसे इतिहास मैसूर का शेर कहा जाता है, यानी शेर मैसूर कहा जाता है। यह कहानी है टीपू सुल्तान की, एक ऐसे शासक की जिसने अंग्रेज की बढ़ती ताकत को खुली चुनौती दी और आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1950 को हुआ। उनके पिता हैदर अली मैसूर के 37 साली शक के बचपन से ही टीपू ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखी। कम उम्र में ही उन्होंने कई युद्ध में भाग लेने शुरू कर दिया। उस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा बढ़ा रही थी। कई राजा अंग्रेज से समझौता कर लिए थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने साफ कहा कि गुलामी हमें पसंद नहीं, गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, मरना कबूल है, गुलामी स्वीकार नहीं है। मेरे दोस्त, टीपू सुल्तान उन्होंने अपने राज की सेना की आधुनिक तकनीक से बनाया, नई तोपें बनाई, हथियार में सुधार किया और ऐसे रॉकेट विकसित की जिसे अंग्रेज सेना को भारी नुकसान हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि मैसूर के रॉकेट उस समय की एक महत्वपूर्ण सैनिक तकनीक थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिन्हें एंगल मैसूर युद्ध कहा जाता है। कई मौके पर अंग्रेज को कई चुनौती मिली और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इससे अंग्रेज समझ गए कि टीपू सुल्तान कोई हराना आसान नहीं है। टीपू सुल्तान को जंग में मात देना आसान नहीं है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की शान है, लेकिन अंग्रेज ने केवल युद्ध ही नहीं किया, उनको कूटनीति का भी सहारा लिया। कुछ भारतीय रियासतों को अपने साथ मिलाकर टीपू सुल्तान को चारों ओर से घेरने की रणनीति बनाई। सन 1799 में श्रीरंगपट्टनम का निर्माण युद्ध हुआ। अंग्रेज और उनके सहयोगी ने मैसूर की राजधानी पर हमला किया। टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। युद्ध के दौरान बेगम हजरत महल की कहानी है। बेगम हजरत महल भी अपने जमाने में और 1857 की क्रांति की विवरणा लिखती है और उस जमाने में
बेगम हजरत ने बहुत ही योगदान दिया अपने देश को। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई की एक ऐसी वीरनांगन की जिनका नाम इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह कहानी है बेगम हजरत महल की, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज के खिलाफ लखनऊ से संघर्ष का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल के नवाब वाजिद अली शाह के बेगम थी। जब अंग्रेज ने अवधर पर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह के कोलकाता भेज दिया, तब अंग्रेज को लगा कि अब अवधर पर कब्जा करना आसान होगा। लेकिन अंग्रेज की ये सोच बिल्कुल ही गलत था। लेकिन अंग्रेज की यह सोच गलत साबित हुई। बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे जिस कद्र को अवैध का शासक घोषित किया और स्वयं शासन की भागदौड़ संभाल ली। इसके बाद उन्होंने सैनिक जिम्मेदारी और आम जनता के एकजुट किया और अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। सन 1857 में जब पूरे भारत में विद्रोही की लहर उठी, तब लखनऊ में भी इस आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बन गया। बेगम हजरत महल ने युद्ध साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। कई महीने तक अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिली, लेकिन अंग्रेजों की सेना अधिक संसाधनों और बड़ी सैनिक शक्ति के साथ वापस लौटे। लंबे संघर्ष के बाद लखनऊ पर उनका कब्जा हो गया। इसके बावजूद बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने अंग्रेज के सामने झुकने से इनकार कर दिया, साफ साफ लफ्जों में कि अंग्रेज के सामने झुकना हमारा मरना कबूल है, और संघर्ष जारी रखा। बाद में उन्होंने नेपाल जाना पड़ा, जहां उन्होंने निर्वासन का जीवन बिताया, मगर अंग्रेज के सामने झुकना कबूल नहीं किया। बेगम हजरत महल ने हमें ये सिखाया कि देश की आज़ादी के लिए सहत, त्याग और दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने यह भी साबित किया कि भारत की स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आखिरी दम तक उन्होंने लड़ना अपने देश को सिखाया। आइए इसी तरह एक और वीर सपूत की कहानी में आपके और दास्तां सुनाने जा रहा हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही चर्चे के विषय है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो आज यूपी के यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, और आज के हुक्मरान यानी आज के मुख्यमंत्री, आज के बीजेपी के नेता, उन्हें तोड़ने के आदेश दिया था। मगर जनता जान रही थी, जो बनाने में सदियों बीत जाता है उसे तोड़ने में एक पल लगता है, और जो कभी बनाया नहीं उसे क्या पता है कि एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कई पीढ़ी नस्ल बर्बाद हो जाता है। इसलिए जनता सर्वोपरि है। जनता ने आवाज उठाया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को तोड़ने से पहले सभी जनताओं को कुचलना पड़ेगा। आइए उनकी आज़ादी में उनकी कितनी हिस्सेदारी रहा और कितना उन्होंने कुर्बानी दिया। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और नेता की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्म 1878 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ। उन्होंने अलीगढ़ और बाद में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देश और समाज के सेवा के लिए समर्पित कर दिया, देश के हवाले कर दिया। मौलाना जौहर का मानना था कि भारत को अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने अपनी लेखनी और भाषणों में माध्यम से अंग्रेज शासन की नीति का खुला विरोध किया। उन्होंने कमांडर और हमदर्द जैसे अखबार निकाले, जिनमें अंग्रेजी हुकूमत की आलोचना की जाती थी।
इसी कारण उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा, मगर जेल जाना उनके लिए मंजूर था, मगर आवाज बंद करना उनके लिए मौत से भी बड़ा था। सन 1919 के बाद के खिलाफत आंदोलन में प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। अपने भाई मौलाना शौकत अली के साथ उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों से अंग्रेज के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी सहयोग किया और सहयोग आंदोलन को नई गति मिली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक प्रतिनिधि कथन है, मैं एक गुलाम देश में वापस नहीं जाऊंगा, मैं एक गुलाम देश में वापस नहीं जाऊंगा। 1930 में वह लंदन में गोला मिर्च सम्मेलन में भारत की आज़ादी की मांग रखने गए और वहाँ उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने भारत के अधिकारों की मजबूती से बात रखी। दुर्भाग्य से वही उनकी तबीयत बिगड़ गई और 4 जनवरी 1931 को उनका निधन हो गया। उनकी इच्छा को अनुसार उन्हें यरूशलेम में दफन किया गया। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलम, भाषण और आंदोलन तीनों के माध्यम से देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आखिरी दम तक उन्होंने देश के लिए आवाज़ उठाते रहे। आइए इसी तरह मौलाना मोहम्मद जौहर अली के बाद एक और मशहूर और एक और क्रांतिकारी जिनका नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद अंसारी, आज़ादी की लड़ाई में के महान नेता। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे भारत के एक और ऐसे महान वीर की स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जिंदगी की देश की आज़ादी और लोगों की सेवा के लिए संपूर्ण कर दी। उनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 25 दिसंबर 1880 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में यूसुफपुर में हुआ। उन्होंने भारत में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड जाकर चिकित्सा की पढ़ाई की और एक सफल डॉक्टर बने। लेकिन उन्होंने केवल डॉक्टर बनकर जीवन नहीं बिताया, बल्कि देश की आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उस समय भारत अंग्रेज की गुलामी में था। डॉक्टर अंसारी ने महसूस किया कि केवल इलाज से नहीं, बल्कि देश को आज़ाद कराने से भी देश में बीमारी खत्म हो सकता है। आज़ाद कराना ही लोगों को भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। इस सोच को साथ वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। वह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक बने और महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की एकता और आज़ादी की लड़ाई को मजबूत किया। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी प्रमुख नेता रहे। 1927 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज और अधिक मजबूती से उठाई। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का मानना था कि भारत की ताकत उसकी एकता है। वह हमेशा कहते थे कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की आवाज के लिए मिलकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने अपने घर दारुसलम को भी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बना दिया, जहां देश के बड़े नेता विचार विमर्श के लिए एकजुट होते थे। 10 मई 1936 को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का निधन हो गया। मेरे दोस्त, जीते जी और मरने से पहले उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए बिगुल फूका, उसे भुलाना हम सब के लिए एक बहुत ही जुल्म से बढ़कर भी हो सकता है। इसलिए ऐसे महान योद्धाओं को सलाम है, सलाम है, सलाम है। आइए इस एपिसोड में ऐसे एक और महान व्यक्ति की बात करेंगे जिनको देश अभी भूल चुका है और देश के नेताओं ने उनकी कुर्बानी को किताबों से और स्कूलों से, कॉलेजों से मिटाने की जो कोशिश कर रहा है, उन्हीं को मैं बयान करने जा रहा हूँ। हकीम अजमल खान, विदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और आज़ादी के महान सिपाही। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे
महान स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अपनी दौलत, अपना सम्मान और अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम था हकीम अजमल खान। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हकीम अजमल खान का जन्म 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में हुआ। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और यूनानी चिकित्सा पद्धति के बड़े विद्वान माने जाते थे। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने आते थे, लेकिन उन्होंने केवल लोगों का इलाज ही नहीं किया बल्कि देश की आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अंग्रेज हुकूमत भारत पर अपना शासन मजबूत कर रही थी, तब हकीम अजमल खान ने स्वदेशी आंदोलन का खुला समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि भारत को आजाद होना है तो देशवासियों को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी होगी और अपने देश में बनी चीजों को अपनाना होगा। ये देशवासियों के लिए और अंग्रेज के तलबे चाटने वाले के लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, पर जिसके अंदर देश के लिए जुनून था, दिल में देश को आजाद कराना था, उनका सोच ही कुछ अलग था कि एक वक्त खाना ना खाएंगे, एक वक्त फटे कपड़े पहनकर मर देश को आजाद कराएंगे और इस जालिम हुकूमत से हम अपने देश को आजाद करा के रहेंगे, ये गोरी चमड़े से देश को आजाद करा के रहेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनका विश्वास था कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावनाओं को मजबूत करे। इसी उद्देश्य से वो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना और विकास से जुड़े वो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना और शुरुआती विकास में प्रमुख सहयोग में एक थे। उस कठिन समय में उन्होंने इस स्थापना को आधारित और नीति दोनों तरह का समर्थन दिया। हकीम अजमल खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वह महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अन्य राष्ट्रीय नेता के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते रहे। उन्होंने अपना समय, अपनी प्रतिष्ठा और अपने संघर्ष देश हित में लगा दी। उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी यही थी। मेरे दोस्त और मेरे चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि देश की इतिहास को मिटाने से पहले देश के इतिहास को अपने सीने में दफन करना पड़ेगा। हर एक हिंदुस्तानी का अधिकार बनता है, हर एक हिंदुस्तानी का राइट बनता है कि वो अपनी आज़ादी कि उन महान वीर को, महान योद्धाओं को सलाम करे और उनकी कुर्बानी को अपने सीने में जगाए रखे। आइए इसी से एक कड़ी में और कड़ी से कड़ी मिलते एक और महान व्यक्ति की कुर्बानी को मैं पेश करने जा रहा हूँ, मौलाना महमूद हसन। मौलाना महमूद हसन उस जमाने के बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। दोस्तों, जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो कुछ ऐसे महान लोगों का नाम इतिहास में कम लिया जाता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। खास करके मुसलमानों को नाम लेने से और मुसलमान के इतिहास से नाम मिटाने की कोशिश नहीं, बल्कि एक माहौल, एक प्रोपेगेंडा चला जाया जा रहा है और मिटाया जा रहा है। उसी प्रोपेगेंडा को मिटाने से पहले हम चाहते हैं दुनिया को सुना दूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कितनी बड़ी कुर्बानी है और कितनी बड़ी मेहनत और कितनी बड़ी दौलत उन्होंने लुटाई है। तो आइए दोस्तों, जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो कुछ ऐसे महान लोगों की नाम इतिहास में कम लिया जाता है जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम मौलाना महमूद हसन, जिन्हें दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं। मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन के नाम से जाने जाते हैं। मौलाना महमूद हसन का जन्म वर्ष 1851 में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। वह दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र में से थे और बाद में वह वहाँ के प्रमुख उस्ताद बने। उन्होंने केवल धार्मिक शिक्षा नहीं ली बल्कि लोगों को दिलों में देशभक्ति और आज़ादी का जज्बा भी पैदा किया। बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बल्कि धार्मिक शिक्षा नहीं ली है, शिक्षा लेने के बावजूद भी उन्होंने जो उनके दिलों में आग धधक रहे थे, देशवासियों को सीने में उन्होंने जगाया। उस समय भारत पर अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। मौलाना महमूद हसन ने
यह ठान लिया कि भारत को गुलामी से आज़ाद कराना है। उन्होंने देश के अंदर और बाहर के नेताओं से संपर्क स्थापित किया और अंग्रेज के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई, जिसे इतिहास में रेशमी रुमाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, यह बिल्कुल सही सुना। रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के तहत संदेश रेशमी कपड़े पर लिखकर भेजी जाती थी ताकि अंग्रेज को इसकी भनक न लगे। लेकिन आखिरकार अंग्रेज को इसकी योजना का पता चल गया। मौलाना महमूद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें माल्टा के जेल भेज दिया गया। उन्होंने कई वर्ष तक जेल की कठिन यातना झेली, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी झुका नहीं। उन्होंने अपने सिद्धांतों और अपने देश के लिए संघर्ष जारी रखा। रिहा होने के बाद भी उन्होंने देशवासियों को आज़ादी के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। उनका न मानना था कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर ही भारत को आज़ाद करा सकते हैं। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता और भाईचारा पर जोर दिया। दोस्तों, 30 नवंबर 1920 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी का इंतकाल हो गया और देश को एक महान वीर खो दिया, मगर लड़ाई जारी रहा। आइए इसी क्रम में और एक और महान व्यक्ति की क्रांति में पेश कर रहा हूँ, मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी वही क्रांतिकारी है जिन्होंने आज़ादी के लिए जेल, तकलीफें और संघर्ष सब कुछ स्वीकार किया, मगर अंग्रेज के सामने सर झुकाना कबूल नहीं किया। दोस्तों, जब भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ा जा रहा था तो कुछ ऐसे महान लोगों का नाम कम लिया जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी में एक नाम है मौलाना हजरत मोहानी का। मौलाना हजरत मोहानी का जन्म 1875 के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहाना कस्बे में हुआ। उनका असली नाम सैयद फजलुल हसन था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें हजरत मोहानी के नाम से जानते हैं। वह एक महान इस्लामिक विद्वान, उर्दू के प्रसिद्ध शायर, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और निर्भीक नेता थे। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में था। अंग्रेज भारत पर अत्याचार कर रहे थे। मौलाना हजरत मोहानी ने अंग्रेज शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने अपने अखबार और भाषणों को माध्यम से लोगों से आज़ादी की भावना जगाई। उनकी बेबाक आवाज अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आई। कई बार गिरफ्तार किए गए और जेल भेजा गया। जेल में उनके कठिन यातना दी गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था कि देश की आज़ादी किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी। मौलाना हजरत मोहानी का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज यानी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता सेनानी की मांग की खुलकर उठाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जब बहुत से नेता केवल सीमित अधिकारों की बात कर रहे थे, मौलाना हजरत मोहानी पूरे देश की आज़ादी चाहते थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े रहे और देश के विभिन्न आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। आइए इसी क्रम में और एक और महान वीर, महान योद्धा जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। वो अपने ज़माने में बहुत ही महान व्यक्ति और शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक धार्मिक शिक्षक होने के बावजूद भी देश की आज़ादी के लिए आज के डेट में भी देश की तोड़ने वाले की बहुत कम तादाद है, देश की जोड़ने वाले की तादाद बहुत है। मगर कुछ नफरती ताकतें जो कुर्सी संभाले हुए हैं, उस जमाने में भी अंग्रेज एक ऐसा शासन था जो जुल्म की सारे हदें पार कर रहा था, मगर वहां भी कुछ देशभक्ति और देश के जुनून और देश के वफादार देश के लाल बैठे थे, जिनका नाम मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। वह क्रांतिकारी जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना घर, वतन और आराम तक कुर्बान कर दिया। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत की आज़ादी की इतिहास केवल उन लोगों की कहानी नहीं है जिनके नाम हर किताब में मिलते हैं। इस इतिहास में ऐसे भी महान स्वतंत्रता सेनानी हैं
जिनका योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन जिनका नाम आज कम लिया जाता है। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में एक नाम है मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का जन्म 1872 में तत्कालीन पंजाब के सियालकोट जिले में हुआ। उनका बचपन का नाम बूटा सिंह था। बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और अपना नाम उबैदुल्ला सिंधी रखा। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा प्राप्त किया और आगे चलकर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के प्रमुख शिक्षकों में शामिल हुए। उस समय भारतीय अंग्रेज हुकूमत की गुलामी में था। अंग्रेजी की नीतियों से देश परेशान था। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने यह संकल्प लिया कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। उन्होंने केवल भाषण नहीं दिया, उन्होंने डटकर मुकाबला किया, बल्कि आज़ादी के लिए वैवाहिक प्रयास भी किया। उन्होंने अपने गुरु मौलाना महमूद हसन के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन को विद्रोही एक गुप्त क्रांतिकारी योजना पर काम किया। इस योजना का युद्ध भारत के बाहर से भी समर्थन जुटाना और अंग्रेजी शासन को चुनौती देना था। इसी योद्धा से मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भारत छोड़कर अफगानिस्तान पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता सुनाने के लिए प्रयास किया। काबुल में बनी स्थानीय भारतीय सरकार से भी उनका संबंध रहा। उनका युद्ध था कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आज़ादी के लिए समर्थ प्रयास किया जाए। ऐसे वीर सबको हम सबको सलाम करना है और हम सबको नमन करना है कि देश जिस स्थिति में हो, ऐसे देश के वीर को हम सबको सलाम करना है और आने वाले नस्लों को बताना है कि देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिला। आज देश में संविधान बना है, उससे पहले देश हमारा किस काल में जी रहा था, कौन सी काल कोठली में जी रहा था, और देश में इंसान तो था मगर एक आदमी का हुकूमत होता था। आज उसी के नक्शे कदम पर एक सरकार बैठी है जिन्होंने देश को फिर से गुलाम की ओर ले जा रहा और गुलामी की जंजीर में कसने की कोशिश कर रहा है। तो हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। और इस शेर के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि कहने को जी तो बहुत कुछ चाहता है, कहने को जी तो बहुत कुछ चाहता है, पर नहीं कहता हूँ कि मुझसे कोई खता ना हो जाए। अब मुश्किल से हमारी मुलाकात हुई है, कहीं कुछ सुनने सुनाने से पहले जुदा ना हो जाए। जय हिंद, जय हिंद। भारत हमारा है, भारत हमारा है। जो इस पर आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाल लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।